नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आज हम लोग 21 तारीख और 28 सितंबर के बीच प्रमुख हुई घटनाओं का अध्ययन करेंगे। उन पर क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनका डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मेरा डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो था थोड़ा सा बाधित हो चुका था, थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए हम 10-15 दिन आपको लेक्चर नहीं दे पाए थे, जिसके लिए मैंने कल खेद प्रकट किया था। तो उसका एक हफ्ते का कल मैंने रिवाइज़ कराया था और नेक्स्ट 21 ये जो आज 21 से 28 सितंबर के बीच का जो ये वीडियो है, ये 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 से 11 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर इफेक्टिव नहीं रह जाता है, इसलिए इसको 2 चरणों में कंप्लीट कर देंगे। तो ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा 28, फिर 29-30 जैसे होगा डेली वाइज, जैसे हम कवर करते थे डेली वाइज उसी तरह से हम कवर करेंगे। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा एक पहल नामक अभियान की शुरुआत की हुई? जैसा कि आपको पता है कि कोई भी भारत सरकार की इस तरह की इनिशिएटिव्स होती हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एक पहल कैंपेन? विधि मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो विधि मंत्रालय, जैसे कानून मंत्रालय भी कहा जाता है, ठीक है। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री यानी विधि मंत्रालय के द्वारा एक पहल नाम के अभियान की शुरुआत की गई है। तो क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉन्चेस एक पहल कैंपेन फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। ये एक अपनी तरफ अपने आप में एक अनोखा स्टेप लिया गया है लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा कि आपको अपने घर में ही ये आपको न्याय की डिलीवरी करेंगे, यानी न्याय का वितरण किया जाएगा। हिंदी में इसे पढ़ लेते हैं, आपको समझा देते हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने घर घर तक न्याय वितरण के लिए विशेष अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा? टेली लॉ के माध्यम से, यानी कि टेली का मतलब होता है दूर से, अभी इसका मतलब नहीं टेलीफोन से होगा। टेली लॉ का मतलब होगा दूर से ही वो आपको जो है घर बैठे आपको ये न्याय की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर कुछ क्राइटेरिया है, कुछ जो भी दिशा निर्देश हैं वो कोर्ट ने जारी किए हैं, वो सॉरी कानून मंत्रालय ने जारी किए हुए हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। पहले आप क्या है, ये जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, आपके घर के अंदर ही जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम बनाया जा रहा है और इसका नाम है क्या? एक पहल। तो 3-4 क्वेश्चन पता होना चाहिए। एक पहल किस मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कि विधि एवं न्याय कानून एवं न्याय मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये एक किस तरह का पहल है? एक पहल के अंतर्गत क्या होगा कि जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, आपके घर के दरवाजे तक यानी आपके घर तक आपको न्याय वितरण किया जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि इस समय कानून मंत्री कौन है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो इस समय कौन है? किरण रिजिजू जी। कौन है? किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के। तो किरण रिजिजू जी इसके पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। ओलंपिक में अभी इनका काफ़ी योगदान रहा, जिसकी वजह से हमने काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं। बहुत सारे तो नहीं जीते, लेकिन पहले की तुलना में अगर हम देखें कंपैरेटिवली हमारा परफॉर्मेंस बेटर रहा है। तो किरण रिजिजू जी का भी योगदान रहा है, खेल मंत्री थे, ठीक है। अभी ये क्या है? ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा न्यूज़ नामक पोर्टल की शुरुआत हुई है? तो पोर्टल भी जो भी होता है ये आपको पता ही है, जैसा कि पूछे जाते हैं। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यूज़ पोर्टल? लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री इसका सही आंसर होगा, यानी कि वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी है। इन्होंने न्यूज़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। आइए देखते हैं न्यूज़ को। पीयूष गोयल लॉन्चेस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है न्यूज़ का? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये इसका न्यूज़ का नाम है। देखिए यहाँ कहीं लिखा होगा यह न्यूज़, ठीक है। इसका नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि भारत में बहुत सारे निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं या निजी निवेशक जो भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी भी जगह पे निवेश करने के लिए तरह तरह की जो है क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है मंत्रालय के द्वारा। क्लियरेंस मतलब कुछ फाइलें आपको भरनी होती है, फॉर्म भरना होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे कांटेक्ट करना होता है। तो अब इनके लिए एक ही वेबसाइट, एक ही पोर्टल बना दिया गया है, उसका नाम है न्यूज़, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। एक ही जगह पे अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको अप्रूवल भी वहीं से मिल जाएगा। आपका निवेश में किसी भी तरह की जो भी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स होती हैं, यानी कि प्रशासनिक चुनौतियाँ, प्रशासनिक बाधाएँ आती हैं, उनको ये
बहुत ही आसानी से इसे जो है सॉल्व करेगा। क्लियर। निवेशकों और व्यवसाय के लिए पीयूष गोयल ने शुरू की खास सुविधा, अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे आप इस पोर्टल में अपनी जो है अप्लाई कीजिए, निवेश को जो है जो भी आपका तरीका है आप उसे फॉलो कीजिए और आपको घर बैठे आपको जो है अप्रूवल मिल जाया करेगा। ठीक है। तो नाम क्या है, न्यूज़ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नाम से ही लग रहा है एकल विंडो है, आपको और किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मंत्री का नाम आपको बता दिए पीयूष गोयल जी, ये ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं, यूनियन ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर यानी केंद्रीय व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री। तीसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं, हाल ही में किस देश को नए सदस्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन के रूप में शामिल किया है? मेरे ख्याल से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ बीन ग्रांटेड द मेंबरशिप ऑफ SCO रिसेंटली? अब वो 9वां सदस्य हो चुका है, इससे पहले SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य हुआ करते थे। देयर वर 8 मेंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इट हैज़ इंक्लूडेड ईरान ऑल्सो एंड ईरान बिकम्स 9th मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए मैंने कल आपको चर्चा भी किया था, याद होगा तो कल मैंने आपको बताया था जब SCO के बारे में बताया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि ये कब स्थापित हुआ था, 2001। जिन्हें SCO के बारे में जानना है कल का वीडियो देखें, वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। तो आज फिर से आया हुआ है तो थोड़ा सा बता देते हैं कि ये शंघाई सहयोग संगठन ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें 8 मेंबर हुआ करते थे, अब कौन हो गया है, 9वां मेंबर कौन आ गया है, ईरान आ गया है। ठीक है। तो इसके 8 और कौन कौन से मेंबर है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो ये 8 मेंबर हो गए, 9वां ईरान हो। ध्यान दीजिए इसी में एक देश है तुर्कमेनिस्तान, ये एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना है, यही एग्जाम में आएगा। 4 मेंबर आपको दे देगा, बताना पड़ेगा आपको कौन सा इसका मेंबर नहीं है, तो इसी में आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, बाकी इन क्षेत्रों में सभी देश इसके मेंबर है और ईरान इसका 9वां मेंबर बन चुका है। ठीक है। ठीक है। ये परमानेंट सदस्य हैं, परमानेंट मतलब स्थायी सदस्य हैं। क्लियर है। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। कहाँ है, बीजिंग यानी चीन में है। ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये हिंदी में है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कल मैंने बात की थी और आज भी ये है। ठीक है। 2001 में इसका गठन हुआ था। अब ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। ईरान जो कि मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण शिया बाहुल्य देश है। शिया का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं कोई बात नहीं, जो लोग समझते हैं कोई बात नहीं, उनको भी लिए। देखो मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो बहुत सारे जो समुदाय हैं, उनका आंतरिक जो विभाजन हुआ है वो 2, उसमें सबसे प्रमुख है, एक शिया है, दूसरी सुन्नी है। तो सुन्नी सबसे ज़्यादा है, शियाओं की संख्या कम है। तो शिया जो होते हैं वो मुहर्रम मनाते हैं। उनके दोनों शिया और सुन्नी के बीच में धार्मिक विवाद है अली हुसैन को लेकर। वो उनके अली हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी सब को लेकर शिया क्या करते हैं, मातम मनाते हैं हुसैन का, जो उनकी मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट ना बोल के उसको क्या करते हैं, उनको मातम मनाते हैं, दुख प्रकट करते हैं मुहर्रम के रूप में। तो शिया का जो सबसे प्रमुख देश कौन सा है, ईरान है। समझ में आया। बाकी हर जगह ज़्यादातर सुन्नी पाए जाते हैं, इराक और ईरान में शिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ईरान शियाओं का प्रमुख देश है। ठीक। ईरान की बात कर लिया हमने। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है। क्या है, तेहरान। और इसके अभी पिछले महीने नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इब्राहिम रईसी इसके नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। यहाँ के बहुत सारे जो ज्वालामुखी हैं यानी कि वोल्केनो है, वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये कौन कौन से 2 है, देमबंद और कोह सुल्तान। देमबंद और कोह सुल्तान ये दोनों क्या है, प्रमुख वोल्केनो है ईरान में जो पाया जाता है। और ये सब एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट मतलब मृत ज्वालामुखी है। क्या है बेटा, मृत ज्वालामुखी है। और यहाँ की करेंसी क्या है, पहले यहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल हुआ करती थी, अब यह हो गई है तोमड़। तोमड़ वहाँ की नई करेंसी हो गई है। तो एग्जाम में याद रखिएगा, तोमड़ 3 चीज़ें पूछी जा सकती है। ईरान चर्चा में है, यहाँ के राष्ट्रपति की और यहाँ की करेंसी। और अब यहाँ की बात क्या है, ये 9वां मेंबर हो गया SCO का। क्लियर है। ध्यान दीजिए, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये SCO का मेंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो किस देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं? लगातार ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, यही आपको बताना है। जस्टिन ट्रूडो हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 3rd टर्म इन विच कंट्री? तो ये सही आंसर इसका क्या होगा, कनाडा। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, ये इनके जो विचार हैं बहुत ज़्यादा उदारवादी हैं, बहुत ज़्यादा लिबरल है।
कभी किसान आंदोलन को लेकर जो भारत में चल रहा है इसको लेकर भी इन्होंने कमेंट किया था, जिसके भारत सरकार ने क्या किया था, आलोचना की थी कि हमारा आंतरिक मामला है। फिलहाल ये सब पॉलिटिकल बातें, हम इसको क्यों बात कर रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडेव, यहाँ टुडे लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो क्या है, ट्रूडे है, क्या है, ट्रूडेव, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रूडेव। ये कनाडा के 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए ये यंग है, ये वन ऑफ यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में 3रा कार्यकाल हासिल करने वाले जस्टिन ट्रूडो से मिली ये विश्व समाचार ये फर्जी का कनाडा का ये नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति में, बस इतना इंपॉर्टेंट है। कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा देखो उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख देश। कनाडा की अगर बात करें, कैपिटल इसकी ओटावा है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, एग्जाम में पूछ लगता है, 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, क्लियर है। और इसकी राजधानी क्या है, ओटावा है, और यहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडेव है, तो पता ही चला, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ की जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, नियाग्रा वाटरफॉल, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है, यानी जलप्रपात है, ये यहीं पाया जाता है। नियाग्रा फॉल एक्चुअल में 2 झीलों के बीच में पाया जाता है, एक है ओंटारियो और एक है क्या कहते हैं कि ईरी झील और ओंटारियो झील, दोनों के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल पाया जाता है। ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पूछा जाएगा नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पाया जाता है। और कनाडा की प्रमुख नदी का नाम है फ्लोरेंस नदी, एक कनाडा में बहती है, एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरी जो अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कनाडा और यूएसए, आपको दिख रहा है, दोनों के बीच में एक बॉर्डर है, दिख रहा है बॉर्डर, ये देखें, पूरा एक समांतर रेखा है, 1 डिग्री है, जिसे बोलते हैं 49 डिग्री पैरेलल लाइन, ठीक है, 49 डिग्री समांतर रेखा। ये जैसे कल हमने कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की थी, तो वहाँ 38 डिग्री पैरेलल लाइन था, उसी तरह से 49 डिग्री पैरेलल लाइन ये यूएसए को कनाडा से अलग करती है। ये अगर हम ज्योग्राफी में देखेंगे, अक्षांश जो होता है यानी लैटिट्यूड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लैटिट्यूड इसको डिवाइड करता है। इस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कनाडा और यूएसए को डिवाइड करने वाला अक्षांश रेखा कौन सी है, तो ये 49 डिग्री है, या इसे 49 डिग्री समांतर रेखा या पैरेलल लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कनाडा से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो भारतीय संविधान का जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था, कभी पॉलिटी में आप लोग पढ़िए कि जो लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, मेरे लेक्चर यहाँ पे पढ़ा हुआ है, काफ़ी लेक्चर है, मैंने पॉलिटी के कंप्लीट किए हुए हैं, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। संघीय व्यवस्था या फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है इंडिया का, वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। कनाडा के लिए इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस पुरस्कार से नवाजा गया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन गिवन SDG प्रोग्रेस अवार्ड। मुझे लगता है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अवार्ड बांग्लादेश को दिया गया है। किसको दिया गया है? बांग्लादेश को। SDG क्या है? नाम से यहाँ लग रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास गोल, SDG, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशन ने 2015 में, कब 2015 में एक टारगेट दिया सभी विश्व को कि आप जो है इन लक्ष्यों को पूरा करें। और SDG की कुल संख्या कितनी है? 17। एग्जाम में पूछा गया कि कुल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं सभी देशों को यूनाइटेड नेशन के द्वारा? 17 गोल दिए गए। और इनको पूरा करने की अवधि कब तक है? 2030 तक। 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को पूरा करना है, जिसमें गरीबी को कम करना है, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है, टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराना है, अफोर्डेबल हाउसिंग देना है, जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता कराना है, बिजली की व्यवस्था करानी है, बेरोजगारी दूर करनी है, काम के लिए बेहतर माहौल, इसी तरह के अलग अलग जो है अर्बनाइजेशन है, इस तरह के 17 टारगेट दिए गए हैं सभी देशों को, ठीक है। और ये कब से कब तक लागू हो रहा है? 2015 से लेकर 2030 तक। कई बार हम पढ़ा चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। SDG किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब लॉन्च किया गया है? 2015 में। कब तक के लिए इसको पूरा करना है? 2030 में। और इसमें कुल कितने टारगेट हैं? 17 टारगेट है। तो जैसे भारत सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं इन्हीं टारगेट्स के तत्वाधान में बनाई गई हैं कि हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे एलिमिनेशन ऑफ TB है, 2030 तक इसको दूर करना है, तो हमने टारगेट रखा कि हम 2025 तक ही इसके एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको प्राप्त करने की स्थिति में बांग्लादेश पहुंच रहा है। इसलिए बांग्लादेश की इस तरह के कारनामे की सराहना करते हुए यूनाइटेड नेशन ने उसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया है। एग्जाम में बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो SDG भी समझ में आया होगा। बांग्लादेश की PM शेख हसीना जी को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, ठीक है, जो बांग्लादेश के फाउंडर हैं। फाउंडर मतलब वहाँ के संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की ये बिटियाँ हैं, उनकी पुत्री हैं।
और शेख मुजीबुर रहमान जी ने शहादत दी थी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में, उन्होंने पार्टिसिपेट उन्होंने लीड किया था। ये सब इतिहास की बात है। प्राइम मिनिस्टर हसीना कन्फर्ड अवार्ड फॉर बांग्लादेश स्टेडी प्रोग्रेस इन अचीविंग यूनाइटेड नेशंस SDG। क्लियर है। बांग्लादेश के बारे में और जान लेते हैं इसके। देखिए ये बांग्लादेश है, कभी ये बंगाल हुआ करता था, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा ये बंगाल हुआ करता था। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन जो कि यहाँ के वायसराय थे, उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। मुस्लिम मेजोरिटी वाला ईस्ट बंगाल और हिंदू मेजोरिटी वाला वो वेस्ट बंगाल कहलाया। बाद में क्या हुआ, जब पाकिस्तान बना तो ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया। ठीक है। 1971 16 दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान की जंग जो हुई थी उसका निर्णायक घड़ी आ गई थी। बांग्लादेशी पाकिस्तानी सेना ने समर्पण कर दिया। 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे नतमस्तक कर दिया और भारत के सहयोग से यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में एक नया देश उभर कर आया जिसे बांग्लादेश कहा गया। क्या कहा गया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1971 को। यहाँ की प्रधानमंत्री इस समय कौन है? शेख हसीना। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियाँ कौन है? पद्मा, जो कि भारत में जो गंगा है वो जब बांग्लादेश में पहुँचती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। जमुना, जमुना ब्रह्मपुत्र है। जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से बहते हुए आती है तो जैसे बांग्लादेश पहुँचती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है मेघना। ठीक है। तो मेघना, जमुना और पद्मा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गंगा जो पद्मा है ये जब बांग्लादेश में गिरती है, आपको ये दिख रहा है, ये डेल्टाई मैदान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। तो कहाँ पाया जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में पाया जाता है। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा ये डेल्टा है। ठीक है। तो ये डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जो कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की द्वारा बनाया गया है ये। क्लियर। और ये एक और बात है, बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक देश है। सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। तो जूट के उत्पादन में नंबर 1 है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये बांग्लादेश के बारे में बात हो गई। ठीक है। छठवां क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो किसको नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। इसके पहले RKS भदौरिया हुआ करते थे, अभी रिटायर हो गए। इनकी जगह पे विवेक राम चौधरी या VR चौधरी इनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है। न्यूज़ देख लेते हैं। ये देखिए विवेक राम चौधरी जी एयर मार्शल हुए हैं। VR चौधरी अब इनको ये पहले एयर मार्शल हुआ करते थे, अब ये इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ हैं। अब जाहिर सी बात है ये भी क्या हो गए, जब ये एयर मार्शल हुए थे तो एयर मार्शल से अब ये क्या हो गए? एयर चीफ हो गए, एयरफोर्स चीफ हो गए। तो कोई ना कोई नया एयरफोर्स का नया मार्शल बनाया जाएगा। तो नया मार्शल कौन बने? संदीप सिंह। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नया मार्शल कौन नियुक्त हुए? संदीप सिंह। ये किसकी जगह लेंगे? ये विवेक राम चौधरी जी की जगह लेंगे। और विवेक राम चौधरी जी को एयरफोर्स का प्रमुख बना दिया गया, चीफ ऑफ एयरफोर्स बनाया गया। क्लियर है? समझ में आ गया। 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। तो ये किसको बनाया गया? पंकज त्रिपाठी जी। बेहतरीन एक्टर हैं। हालांकि जितने एक्टर यहाँ पे मैंने ऑप्शन में दिए सारे बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी जी की बात ही अलग है। वही कालीन भैया मिर्ज़ापुर के। ठीक है। और फुकरे के पंडित जी। हाँ, पंकज त्रिपाठी जी बेहतरीन एक्टर हैं और इनको क्या बनाया गया? फिनो पेमेंट बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये आपको शक्ल आप जान गए होंगे बहुत सारे लोग। फिनो पेमेंट बैंक अपॉइंट्स पंकज त्रिपाठी एज ब्रांड एम्बेसडर। अब ये प्रश्न उठता है कि ये पेमेंट बैंक क्या होता है, और पेमेंट बैंक के बारे में समझते हैं। देखिए पेमेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो केवल और केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, केवल और केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया? ये लोन नहीं देते हैं। जैसे कि सामान्य बैंक जो होते हैं क्या करते हैं? लोन भी देते हैं और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक जो क्या होता है वो केवल और केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बट डज नॉट ग्रांट लोन। लोन नहीं देता। और कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? ये केवल और केवल सेविंग और करंट डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी चालू खाता और बचत खाता, केवल और केवल। टर्म खाता, टर्म अकाउंट जो होता है, सावधि जमा खाते होते हैं, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर है? दूसरी बात FD नहीं करता। जाहिर सी बात है FD क्या होता है? सावधि होता है, टर्म डिपॉजिट होता है। ये डेबिट कार्ड फैसिलिटी देता है। और उसके बाद क्या होता है? इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है और ये केवल और केवल क्या करते हैं कि ये छोड़ दो। तो ये इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि इनकी लिमिट है 1 लाख रुपए से ज़्यादा की डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए। इससे ज़्यादा की डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पेमेंट बैंक क्या करती हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं अप टू 1 लाख रुपीज़। नो FD, नो RD,
ठीक है, नो लोन, क्लियर है। और ये डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करती है, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कहाँ से देगी जब लोन दे ही नहीं सकती, ठीक है। तो भारत में ऐसे कितने पेमेंट बैंक, इस समय 6 पेमेंट बैंक है, केवल 6 को पेमेंट बैंक का दर्जा दिया गया। एयरटेल मनी, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB बोलते हैं, फिनो जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किससे, पंकज त्रिपाठी जी को, पेटीएम, NSDL पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। तो ये 6 पेमेंट बैंक है भारत में, इसके अलावा कोई और पेमेंट बैंक नहीं है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है? हु हैज़ बीन ग्रांटेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर 2020, ठीक है। अब देखो कल हमने डिस्कस किया था 2021 का नाइटिंगेल अवार्ड, वो किसको दिया गया था, भानुमति घीवाला का, ये 2021 के लिए इनको दिया गया था। और 2020 के लिए किसको दिया गया है, SV सरस्वती जी को। किसको दिया गया है, SV सरस्वती जी, ये ब्रिगेडियर हैं सेना में, ठीक है। और नाइटिंगेल अवार्ड किस में दिया जाता है, बेहतरीन नर्सिंग सेवा के लिए दिया जाता है। नर्सिंग समझते ही हैं, हाँ आपको पता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, ब्रिगेडियर SV सरस्वती रिसीव्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रिगेडियर हैं और इन्होंने मिलिट्री में नर्सिंग सर्विसेज बेहतरीन तरीके से दिए, इसलिए इनको दिया गया है। और भानुमति घीवाला जी को जो गुजरात से हैं, इनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है। और उन्होंने कोविड-19 के समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से नर्सिंग सेवाएं दी थी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किस राज्य ने सर्वाधिक सौर पंप को इंस्टॉल किया है? विच स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पंप अंडर PM कुसुम स्कीम, ठीक है। तो कौन से, देखो ये एक स्कीम है PM कुसुम स्कीम, इसके द्वारा क्या किया जाता है, भारत सरकार क्या करती है, किसानों को सब्सिडी देती है। सब्सिडी देती है किस प्रकार का, सोलर पंप स्थापित करने का। सोलर पंप क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा एडजस्ट फर्स्ट इन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप अंडर PM कुसुम स्कीम, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है, ये सोलर पंप है, ये सोलर पैनल होता है। तो यहाँ से एनर्जी वो सूर्य से ग्रहण करता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उससे पंप चलता है। तो इससे क्या होता है, पंप से वो ट्यूबवेल से पानी खींच लेता है, तो आपको डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्लियर है। तो एक तरह से ये क्लीन एनर्जी मैकेनिज्म है, ठीक है। हरित, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित ऊर्जा साधन, हाँ, हरित ऊर्जा का एक तरह का ये संयंत्र है, और इससे क्लीन एनर्जी होता है, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए, डीजल की उत्पादन को कम करने और प्रदूषण को कम करने के लिए, और साथ ही साथ सस्ता सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, किसानों को मुहैया करा रही है सोलर पंप, ठीक है। उसमें 60% उस पर सब्सिडी दी जा रही है। कितना, 60% सब्सिडी दी जा रही है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का पंप है, तो 6,000 रुपया आपका सरकार पे करेगी, आपको सिर्फ 4,000 रुपये पे करना है, और आप बढ़िया से सोलर पंप लगवा लीजिए। सोलर पंप का इस्तेमाल करके आपकी सिंचाई बेहतर हो जाएगी। इस योजना का नाम क्या है, PM कुसुम। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, PM कुसुम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या चीज़ वितरित की जाती है, या क्या किस चीज़ का इंस्टॉलेशन होता है। तो सोलर पंप का इंस्टॉलेशन होता है खेतों में। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। और हरियाणा सबसे ज़्यादा सोलर पंप इंस्टॉल करने वाला राज्य है, ठीक है। इसने लगभग कितने इंस्टॉल किए हैं, 14,418 पंप, जो कि हाईएस्ट है। और बाकी PM कुसुम योजना के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। हिंदी में भी है, पढ़ लीजिएगा। हाँ, PM कुसुम योजना के बारे में हमने बता दिया आपको। 60% सब्सिडी दी, 40 वर्ष तक आपको खुद वहन करना पड़ता है। हरियाणा टॉप पे है, बस ये इतना ही बात है। हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा जो कि एक प्रमुख राज्य उत्तर भारत का, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में पंजाब राज्य को अलग करके इसको बनाया गया था। इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है, बंदारू दत्तात्रेय। और यह एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर एक बर्ड सेंचुरी भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है, और एक तरह का वो नेशनल पार्क भी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और चीज़ है, डांस फॉर्म मैं नहीं लिखा हूँ। हरियाणा का प्रमुख डांस फॉर्म कौन सा है, खोरा। कौन सा है, खोरा है, ठीक है। और झूमर है, घूमर नहीं है, झूमर और खोरा यहाँ का प्रमुख डांस फॉर्म है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च मिलेट मिशन। मतलब बाजरा एक महत्वपूर्ण फसल है, ये क्या कोर्स सेरल है। सेरल का मतलब होता है मोटा अनाज है, और ये मोटा अनाज के साथ साथ क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ज़बरदस्त स्रोत है। और मोटा बाजरा वगैरह की रोटी खाओ तो ताकत ज़्यादा मिलती है। गेहूँ सबसे घटिया क्वालिटी का आटा होता है। अब घटिया नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसकी न्यूट्रिशन को अगर हम देखें, पोषण के हिसाब से देखें, तो बाजरा, जौ आदि से बहुत ही लोअर लेवल का न्यूट्रिशन होता है। इसीलिए बाजरा के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और भारत सरकार इसको प्रमोट करने के लिए मोटे अनाज के उत्पादन में तरह तरह के
ऑफर देती है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन की शुरुआत की ताकि छत्तीसगढ़ के अंदर क्या किया जा सके, मिलेट यानी कि बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसका सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर है। छत्तीस गवर्नमेंट लॉन्चेस मिलेट मिशन टू बिकम मिलेट हब ऑफ इंडिया। ठीक, अच्छा एक चीज़ आपको कमेंट करना है कि भारत में बाजरा के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है। ठीक है, हिंट दे दें थोड़ा सा, किले उले वहाँ पर ज़्यादा है। आप कमेंट करिएगा, बताइएगा बाजरे के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है। ठीक है, हाँ छत्तीसगढ़ के बारे में और देख लेते हैं फट से। ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ था। यहाँ की राजधानी क्या है, रायपुर है। यहाँ के सीएम कौन है, भूपेश सिंह बघेल, जो हो सकता है बहुत जल्द इस्तीफा दे दे। ठीक है, राजनीतिक कारणों से। गवर्नर कौन है यहाँ की, अनुसुईया उकी यहाँ के गवर्नर हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क यहाँ पे गुरु घासीदास, इंद्रावती 2 प्रमुख नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे कौन है, अचनकमार है। ठीक है, अचनकमार। और फोक डांस यहाँ के कौन कौन से हैं, कर्मा, पंथी, राउत नाचा यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो 10 क्वेश्चन आज हो गए। अभी आज का ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, तब जाके हम जो है करंट पे वाकई में अपने स्टेटस पे आ पाएंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना है। पीडीएफ हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।